पहले देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह नगर कौन सा था। ऑप्शन ए है कालीबंगन, बी है लोथल, रोपड़, मोहनजोदाड़ो। तो आपको याद रखना होगा कि इसका आंसर क्या है, लोथल। लोथल, इसके बारे में ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि लोथल है कहां पर। तो ये लोथल जो है वो गुजरात में है। किस जिले में है, तो ये दिखाई देता है कि अहमदाबाद जिले में है। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान में रखना होगा कि बात किया गया है किस बात की, कि पत्तन नगर, पत्तन मतलब बंदरगाह। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि पत्तन जो बंदरगाह होता है वो किसी न किसी जल राशि के आसपास होते हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बंदरगाह था ये एक नदी बंदरगाह था, यानी कि नदी पर निर्मित था। और ये नदी जो थी वो नदी का नाम भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो नदी है आपकी भोगवा नदी। वहीं अगर बात करें इस प्रश्न में दूसरे और ऑप्शंस की, तो उनकी स्थिति को भी जान लेना चाहिए। ये सभी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल है। इनमें से जैसे पहला ऑप्शन कालीबंगा है, इसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर प्रश्न आते रहते हैं। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, तो ध्यान रखेंगे इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। वहीं बात करें कि ये कहाँ है, किस राज्य में है, तो इसकी स्थिति दिखाई देती है वर्तमान में राजस्थान में। तो ध्यान रखेंगे ये कहां पर है, राजस्थान में। वहीं पर ऑप्शन सी की बात करें तो रोपड़ जो है, रोपड़ की स्थिति आपको दिखाई देगी पंजाब में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है जहां पर आपको अनेक साइट्स मिलेंगी, अनेक चीजें मिलेंगी। साथ ही साथ अगर बात करें हम मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल में से एक है। ये 2 राजधानियों में से एक राजधानी थी। इसकी अगर वर्तमान लोकेशन की बात करें तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में दिखाई देता है, और पाकिस्तान का एक राज्य है सिंध। और सिंध में अगर बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान में रखेंगे कौन सी नदी, सिंधु नदी। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो उसमें ऑप्शन ए है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदाड़ो की सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके अलावा जो अलग बाकी ऑप्शन दिए हैं सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता या मोहनजोदाड़ो सभ्यता, वो रॉन्ग आंसर है। सही आंसर है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसको भी जानना चाहिए आपको, क्योंकि इस सभ्यता के जो अधिकांश स्थल मिले हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हमको हमारे लिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर जिनको यहाँ पे जान लेना चाहिए, जैसे कि इस सभ्यता के कुछ और नाम भी दिखाई देते हैं। उन नामों में से एक नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों, क्योंकि इतिहास में एक तरह का नियम है कि जब भी किसी सभ्यता को खोजा जाता है और उस सभ्यता का कोई पहला शहर मिलता है तो उस सभ्यता को उस शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जब खुदाई हुई तो उसमें जो सबसे पहला शहर मिला था वो कौन सा था, हड़प्पा। इसलिए इसका एक नाम क्या मिलता है, हड़प्पा सभ्यता। अगर बात करें इसके और दूसरे नामों की, तो इसका एक और नाम मिलता है कांस्य युगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ध्यान रखेंगे कांस्य युगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसका नाम मिलता है। क्यों मिलता है इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि इस सभ्यता के लोगों में भारत में, अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास की पहली सभ्यता जिसने कांस्य या ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया वो कौन सी थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसलिए इसका एक और नाम क्या मिलता है, कांस्य युगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। वहीं एक इसका और महत्वपूर्ण नाम दिखाई देता है और वो महत्वपूर्ण नाम है भारत की पहली नगरीय सभ्यता। तो बात ध्यान रखेंगे दोस्तों कि इसे भारत की पहली नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो सभ्यता थी जब भारत में पहली बार नगरों का उद्भव होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तांबा, सोना, चांदी या लोहा। तो इसका सही उत्तर होगा लोहा। आयरन की जानकारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी। तो इसकी जानकारी थी किसको, तो इसकी जानकारी थी वैदिक काल के लोगों को। किसको थी, वैदिक काल के जो लोग थे उनको इसकी जानकारी होती है। और इन वैदिक काल में भी जब हम आगे बात करेंगे तो इस लोहे की जो जानकारी भारतीय इतिहास में सबसे पहले होती है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास होती है। ध्यान रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण तिथि है ये, 1000 ईसा पूर्व। इस समय ही पहली बार ऐसा प्रमाण दिखाई देता है कि लोहे की जानकारी लोगों को हुई है। और ये कहाँ से हुई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। उस स्थल का नाम है अतरंजी खेड़ा। ये स्थल बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहाँ है, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है एटा। तो वहाँ पर ये स्थल है, वहाँ पर ये प्रमाण मिलता है कि पहली बार वहाँ के लोगों ने लोहे का प्रयोग किया। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं रही होगी, क्योंकि जो सभ्यता है कौन सी, आपकी हड़प्पा कालीन सभ्यता, ये 1500 से पहले की, 1500 ईसा पूर्व से
पूर्व की है और हम बात कर रहे हैं किसकी, 1000 ईसा पूर्व की। तो निश्चित तौर पर 1000 ईसा पूर्व में जब जानकारी हुई है तो सिंधु घाटी के लोगों को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं होगी। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। तो इसका सही अर्थ है, आर्य का सही अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अब ये श्रेष्ठ या कुलीन शब्द जो है वो ये भी ध्यान रखेंगे कि हम अर्थ तो जान लिया इसका क्या है, लेकिन वो किस भाषा का शब्द है, तो वो शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द। तो ध्यान रखेंगे आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन, और यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। तो ये जो तीनों फसलें ऊपर दिखाई दे रही, जौ, गेहूं और चावल, ये तीनों फसलों की जानकारी वैदिक काल के लोगों को दिखाई देती है, लेकिन तंबाकू एक ऐसी फसल थी जिसके बारे में वैदिक काल के लोगों को जानकारी नहीं थी। इस फसल की जानकारी जो है भारतीयों को पुर्तगालियों के माध्यम से हुई है। कौन लेकर आया था इस फसल को भारत में, तो पुर्तगाली। जब वो भारत में आधुनिक काल में आते हैं तो उनके द्वारा भारत में तंबाकू लाया जाता है। इसके अलावा बाकी जो तीनों फसलें दिखाई दे रही हैं इनकी जानकारी जो थी वैदिक काल के लोगों को थी। इनमें से जैसे एक जौ दिखाई दे रहा है, ये वैदिक काल के लोगों का एक सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ था। इसको इस काल में क्या कहा जाता था, यौ। यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है, ध्यान रखेंगे कौन सी भाषा का, संस्कृत भाषा का, और उसमें इसको क्या नाम दिया गया है, जौ को यौ। और इसी यौ से एक बहुत ही उनका फेवरेट खाद्य पदार्थ बनाया जाता था जिसका नाम था क्षीर पकौदन। तो ध्यान रखेंगे कि क्षीर पकौदन एक खाद्य पदार्थ था, और ये क्षीर पकौदन बनता कैसे था, तो दूध में जब जौ मिलाकर ही पकाया जाता था तो इससे बनता था क्षीर पकौदन। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4, 5 कितनी। तो इसका सही उत्तर है 4। कौन कौन से वेद हैं, तो ये ध्यान रखने होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये 4 वेद दिखाई देते हैं, चारों ही वेदों को आपको ध्यान में रखना होगा। इनमें सबसे पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद। इस वेद को लिखने का जो टाइम पीरियड है वो सबसे पहला माना जाता है, और इसका कालखंड मिलता है आपको भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में। तो इसका कालखंड ध्यान रखेंगे, ये सबसे पहला वेद है। बाकी जो 3 वेद दिखाई दे रहे हैं इनके जो लेखन का काल दिखेगा आपको वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखना है कि वेदों की कुल संख्या है 4, जिनमें सबसे पहला है ऋग्वेद जिसका कालखंड 1500 से 1000 ईसा पूर्व। बाकी 3 वेद जो हैं 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच लिखे गए। वहीं हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। तो ध्यान रखेंगे कि इनका मुख्य कार्य था पशुपालन। आर्य भारत में जहां से आए थे ऐसा प्रमाण मिलता है कि वो जहां से भी आए थे वहां पर वो पशुपालन का ही कार्य करते थे, और इनके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था या थी जो भी मान लीजिए वो था गाय। तो ध्यान रखें कि गाय इनके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीव रही है प्रारंभ से और आज भी बनी हुई है। तो ये पशुपालक थे। एक ग्रामीण सभ्यता का प्रमाण देते हैं ये, किस तरह की सभ्यता का, तो ग्रामीण सभ्यता के लोग थे ये लोग। और ये गाय उनके जीवन के इतनी इंपॉर्टेंस रखती थी कि ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी, और इसके लिए उनके बीच युद्ध भी हुआ करते थे। और वो युद्ध किस नाम से जाने जाते थे, तो ध्यान रखेंगे गविष्टि। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गविष्टि क्या थी, तो गविष्टि था आर्यों के बीच गायों की प्राप्ति के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध। तो ये ध्यान रखेंगे आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए है अजातशत्रु, उदयन, अशोक या गहनानंद। तो इसका सही आंसर है उदयन। ध्यान रखेंगे क्या है इसका सही आंसर, उदयन। किस वंश का शासक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है हर्यक वंश का शासक। किस वंश का, हर्यक। इसी वंश का एक शासक और दिखाई देता है अजातशत्रु। अजातशत्रु बहुत महत्वपूर्ण शासक है। इसके सबसे पहले तो हम उदयन के बारे में देख लेते हैं कि उदयन ने ही गंगा और सोन नदी, कौन सी नदी, गंगा नदी और सोन नदी, ये दोनों ही नदियां बिहार में मिलती हैं, और इन दोनों नदियों के संगम पर एक शहर बसाया पाटलिपुत्र, किसने, उदयन। और इसी शहर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। और इस पटना को पटना नाम देने वाला व्यक्ति है शेरशाह सूरी। कौन, शेरशाह सूरी। सूरी वंश का शासक शेरशाह
सूरी, तो उसने इसको पटना नाम दिया। तो उसके पहले इसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, अब पटना के नाम से, और नाम दिया है ये सूर्यवंश के शासक शेरशाह सूरी ने। वहीं बात करें अजातशत्रु की, तो अजातशत्रु जो है वो भी हर्यक वंश का शासक है, और इसके काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और साथ ही साथ महात्मा बुद्ध की मृत्यु के अलावा इनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही प्रथम बौद्ध संगीति भी इसी समय हुई थी। तो ध्यान रखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति ये भी इसी टाइम पीरियड में हुई थी, किसके समय में, अजातशत्रु के शासनकाल में। वहीं अगर बात करें हम तीसरे ऑप्शन की, तो अशोक जो कि मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक दिखाई देता है, और इसके काल में आपको तीसरी बौद्ध संगीति होती हुई दिखाई देगी। अगर बात करें हम घनानंद की, जो कि चौथा ऑप्शन है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है महाजनपद काल का, और ये जो जिस वंश से संबंधित था वो था नंद वंश। और इसके काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि इसके शासनकाल के दौरान ही यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यह आक्रमण का वर्ष है इसका 326 ईसा पूर्व में। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भारत में नंद वंश का शासक घनानंद शासन कर रहा था, उसी समय यूनान से, कौन से देश से, यूनान, जिसका वर्तमान नाम क्या दिखाई देता है, ग्रीस। तो ग्रीस से, जिसका पुराना नाम यूनान मिलता है, वहां से एक व्यक्ति आया था सिकंदर। कब आया था, 326 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में, तो नंद वंश के शासक घनानंद के शासनकाल में। कई बार यह प्रश्न भी आता है कि सिकंदर किस राज्य का निवासी था, तो ध्यान रखेंगे सिकंदर का राज्य था मकदूनिया, जो कि वर्तमान में एक स्वतंत्र देश बन चुका है। तो ये सारे प्रश्न, इन सारे जगहों से कुछ न कुछ प्रश्न आपको आते रहते हैं, इन पे ध्यान बनाए रखिएगा। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो आपको इसका आंसर ध्यान में रखेंगे, कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, रावी, झेलम, सतलज और चेनाब। तो इसका सही आंसर है झेलम। झेलम जो है, इसका नाम क्या मिलता है, पुराना नाम, संस्कृत नाम मिलता है इसका वितस्ता। तो ध्यान रखेंगे वितस्ता। इस युद्ध को इस नाम से, इस नदी के नाम से भी जाना जाता है, झेलम का युद्ध, यानी कि साथ ही साथ वितस्ता का युद्ध। प्रश्न ये भी आता है कि किसके किसके बीच लड़ा गया था, झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। साथ ही साथ एक और प्रश्न आता है कि इस युद्ध को किस यूनानी नाम से भी जाना जाता। तो इस नदी का, कौन सी नदी, झेलम नदी, इसका एक यूनानी नाम भी दिखाई देता है, और वो यूनानी नाम है हाइडेस्पीज। तो इस युद्ध, इस नदी के 3 नाम हैं, एक तरह से समझ सकते हैं आप, झेलम भी नाम है, संस्कृत में वितस्ता बोल सकते हैं, और यूनानी नाम है हाइडेस्पीज। और इसी नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें किसकी जीत हुई थी, ध्यान रखेंगे सिकंदर की विजय हुई थी। तो प्रश्न आता है कि झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध किन लोगों के मध्य हुआ। तो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ। परिणाम क्या हुआ, तो सिकंदर की विजय, ये परिणाम हुआ था इस युद्ध का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सतलज, जिसका नाम सतुद्री दिखाई देता है, ध्यान रखेंगे क्या दिखाई देता है, संस्कृत नाम सतुद्री। चेनाब इसका नाम, और रावी, इन सभी के नाम आप ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं कि अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था, कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या उपाली। तो इसका सही आंसर है अशोक। मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा तीसरी बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। इसके अलावा जो इसमें पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कनिष्क, इसके द्वारा चौथी बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया गया, जो कि कश्मीर के कहां पर हुई थी, कुंडलवन में। तो ध्यान रखेंगे ये हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में, जबकि अशोक ने जो दिया था वो था तीसरी बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया था, और ये हुई थी कहां पर, पाटलिपुत्र में। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, तीसरी बौद्ध संगीति। इसके अलावा महाकश्यप की बात करें, जो सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, वो अध्यक्ष थे पहली बौद्ध संगीति की या प्रथम बौद्ध संगीति के, ये क्या थे, अध्यक्ष थे, पहली या प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं अगर बात करें हम उपाली की, जो कि ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे, बौद्ध विद्वान थे, महात्मा बुद्ध के शिष्यों में से एक माने जाते हैं, और इनको विनय का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। किस प्रतीक के रूप में, तो विनय के प्रतीक के रूप में इनको देखा जाता है। इसलिए जब विनय पिटक, आप सभी को पता होगा कि बौद्ध धर्म की 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, उनमें से एक है विनय पिटक। तो उस विनय पिटक का आधार या उस विनय पिटक का जो प्रतीक माना गया है, वो किसको माना गया है, उपाली को। तो ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनसे जुड़े हुए कई तरह के दूसरे प्रश्न भी आते रहते हैं, जिन पर आपको लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।